नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बिहार की राजधानी पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती के अवसर पर आयोजित किसान मजदूर समागम को संबोधित किया। स्वामी सहजानंद जी और सुभाष चंद्र बोस एक ही विचारधारा से जुड़े हुए थे। स्वामी जी ने सन्यासी होने के बावजूद आज़ादी के आंदोलन में मुखर होकर हिस्सा लिया और जब जमींदारों द्वारा जबरन किसानों से कर वसूला जाता था तब उन्होंने कैसे लोगे माल गुजारी लठ हमारा जिंदाबाद का नारा दिया था। स्वामी जी ने उस वक्त कहा था कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब वो कानून बनाएगा। ये भारतवर्ष उसी का है, अब वहीं का शासन चलाएगा। अगला देखते हैं। श्री वी.आर. सुब्रमण्यम ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री सुब्रमण्यम ने पिछले 3 दशकों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन किया है तथा वे विश्व बैंक में भी महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। तो वी.आर. सुब्रमण्यम जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं नीति आयोग के। अगला देखते हैं। बंजारा समाज के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जी की 284वीं जयंती इतिहास में पहली बार भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है। मतलब इससे पहले भारत सरकार नहीं मनाती थी। संत सेवालाल महाराज का जन्म 15 फरवरी 1739 ईस्वी में कर्नाटक के शिवमोगा जिले के सुरगोड़नकोप्पा में हुआ था। उन्होंने बंजारा समाज का सुधारक और आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। उन्हें विशेष रूप से वनवासियों और घुमंतू जनजातियों की सेवा करने के लिए अपने लादेनिया दल के साथ देश भर में यात्रा की थी। तो संत सेवालाल महाराज जी कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। अगला देखते हैं। खान मंत्रालय के तहत भारतीय खान ब्यूरो 1 मार्च 2023 को नागपुर में अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए 75वें खनिज दिवस का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना की गई थी। तो अपना 75वां खनिज दिवस आयोजन कर रहा है खान मंत्रालय के तहत भारतीय खान ब्यूरो। अगला देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचानकरण प्राधिकरण UIDAI ने आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और धोखाधड़ी के प्रयासों का तेजी से पता लगाने के लिए एक नया सुरक्षा तंत्र सफलतापूर्वक शुरू किया है। इन हाउस विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित सुरक्षा तंत्र अब कैप्चर किए गए फिंगरप्रिंट की जांच के लिए फिंगर म्यूनिशिया और फिंगर इमेज दोनों के संयोजन का उपयोग कर रहा है। यह आधार प्रमाणीकरण लेन देन को और भी मजबूत और सुरक्षित बना रहा है। इसमें नया 2 फैक्टर लेयर ऑथेंटिकेशन एड ऑन चेक जोड़ रहा है तथा फिंगरप्रिंट की प्रामाणिकता को सत्यापित किया जा सके। दिसंबर 2022 के अंत तक आधार प्रमाणीकरण लेन देन की कुल संख्या 88.29 बिलियन को पार कर गई है। औसतन प्रतिदिन 70 मिलियन लेन देन हो रहा है आधार के तहत। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर्स और इससे पूछा जा सकता है कि सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने क्या स्टेप्स लिए हैं। साथ में ये भी पूछ सकता है कि कितना लेन देन जो है वो अभी तक हुआ है आधार के तहत। तो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न कूट में भी पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। भारत में जापान के राजदूत के बीच 30.755 जापानी येन लगभग 1728 करोड़ रुपए के मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के तृतीय और 9,918 जापानी येन लगभग 560 करोड़ के मिजोरम राज्य की सुपर स्पेशलिटी
कैंसर व अनुसंधान केंद्र की स्थापना की परियोजना के लिए संबंधित नोट्स का आदान प्रदान किया गया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करके मुंबई महानगर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर करना। मिजोरम राज्य सुपर स्पेशलिटी कैंसर और अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की परियोजना का उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, पहचान एवं उपचार के साथ साथ मानव संसाधन विकास और कैंसर नियंत्रण प्रणाली में आवश्यक सहयोग देने के लिए अनुसंधान को बेहतर करना है। तो पूछे जा सकता है कि ये दोनों योजनाएं किस देश के सहयोग से शुरू होने वाली है या चल रही है? तो दोनों योजनाएं कौन कौन सी है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट जो 1728 करोड़ रुपए के लगभग है, और दूसरा है मिजोरम राज्य सुपर स्पेशलिटी कैंसर एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? जापान के द्वारा। जापान जो है इसमें अपना पैसा लगा रहा है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कमल की तरह तैयार इस नए हवाई अड्डे को 450 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। देश के कुल हवाई अड्डों की संख्या अब कितनी हो गई है? 148 हो गई है। तो शिवमोगा में जो है नए हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन किया गया है, और देश में अब कुल हवाई अड्डों की संख्या जो है 148 हो गई है। ये क्रम बढ़ता ही रहेगा, लेकिन अभी के लिए कितना है? 148 है। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में शामिल हुई और उन्होंने महोत्सव को संबोधित किया। अगला देखते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का उद्घाटन किया है। आयुष हिल इन इंडिया और हिल बाय इंडिया इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में, अगला देखते हैं। भारत में 14.73 मिलियन मीट्रिक टन मछली उत्पादन के साथ तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और लगभग 7 लाख टन झींगे के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। भारत सरकार ने 2013 में जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम को लागू किया था। अकेले झींगा पालने वाले भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में लगभग 70% का योगदान करते हैं। यह निर्यात 42,000 करोड़ मूल्य का है। तो भारत कितना मछली उत्पादन करता है? 14.73 मिलियन मीट्रिक टन मछली का उत्पादन करने के साथ कौन सा स्थान रखता है पूरे विश्व में? तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, और साथ ही 7 लाख टन झींगे के साथ सबसे बड़ा निर्यातक देश में से एक है। अगला देखते हैं। संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग ने जनवरी 2024 तक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स और एमएसएमई को 5G टेस्ट बेड सुविधा के मुफ्त उपयोग की पेशकश की है। 5G टेस्ट बेड को 17 मई 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो पूछ सकता है 5G टेस्ट बेड को कब जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया था या कब शुरू किया गया था। अगला देखते हैं। ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के एयरफोर्स बेस में अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लेने के लिए 145 वायु सैनिकों वाली भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने आज जामनगर वायुसेना स्टेशन से प्रस्थान किया। यह अभ्यास 6 मई 2023 से 24 मार्च 2023 तक आयोजित होना निर्धारित है। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज एक बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और सिंगापुर की वायु सेनाएं भी रॉयल एयरफोर्स तथा भारतीय वायुसेना के साथ हिस्सा ले रही है। तो ब्रिटेन में जो है ये अभ्यास होने वाला है। इस अभ्यास का नाम क्या है? कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज। तो पूछता है कई बार कि कौन से देश के साथ भारत की कौन सी सेना एक्सरसाइज कर रही है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। इस टाइप के प्रश्न जो हैं पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लेने के लिए 110 वायु योद्धाओं वाली एक भारतीय वायुसेना की टुकड़ी संयुक्त अरब अमीरात के
अल दफ्रा एयर बेस पर पहुंच गई है। वायुसेना 5 LCA तेजस और 2 C-17 ग्लोबमास्टर 3 विमानों के साथ भाग लेगी। यह पहला अवसर है जब LCA तेजस भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में भाग लेगा। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसमें UAE, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और USA की वायुसेनाएं भी भाग लेती हैं। यह अभ्यास 27 फरवरी से 17 मार्च तक निर्धारित है। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 पूछेगा प्रश्न कि यह अभ्यास किस देश के वायुसेना के साथ भारतीय वायुसेना करती है, तो संयुक्त अरब अमीरात है। इससे पहले वाले हमने पढ़ा था वो ब्रिटेन के साथ भारतीय वायुसेना अभ्यास करती है। तो इस प्रकार से देश और अभ्यास का नाम जो है पूछे जाते हैं कि कौन सी देश की सेना किस देश की सेना के साथ, या कौन सा अभ्यास किस देश के साथ करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आते रहते हैं। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने जूट वर्ष 2022-23 के लिए चावल, गेहूं और चीनी की पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को स्वीकृति दे दी है। जूट की थैलियों में चीनी की पैकेजिंग के लिए 20% आरक्षण प्रदान करते हैं, जो पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा। जूट उद्योग भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, जहां लगभग 75 जूट मिलें संचालित होती हैं। तो चीनी पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मापदंडों की स्वीकृति दे दी गई है। जूट मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। छत्तीसगढ़ में भी अपने यहाँ एक जूट मिल है, कहाँ पर है? आप ज़रूर जो है इसको बताएं कमेंट्स में। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने माफ़ करिए, ये प्रश्न जो है ये करंट अफेयर्स दोबारा आ गया है ना। तो अभी तक जितने हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं वो सारे करंट अफेयर्स जो हैं इम्पोर्टेंट हैं और राज्यों से संबंधित हैं। तो जो राज्य से संबंधित हैं, जिस राज्य के हैं उस राज्य के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है या अपना वनडे एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं काफ़ी वैलिड पॉइंट्स हैं। और धीरे से हम एक अलग सेक्शन लाएंगे करंट अफेयर्स का, जिसमें स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरें रहेंगी, क्योंकि खेल से संबंधित प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। और जब बड़ा कोई खेल होने वाला हो उससे संबंधित प्रश्न जो हैं एक दो आते ही आते हैं। या फिर जैसे कि स्पोर्ट टीचर का या इनके वैकेंसियों में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, UIC यूनियन इंटरनेशनल डेस्क केमिन्स या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की स्थापना 1922 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। यह रेल परिवहन के अनुसंधान, विकास और प्रचार के लिए रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला विश्वव्यापी पेशेवर संघ है। सदस्यों को UIC कार्यकारी समूह और असेंबलियों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 18वीं UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जयपुर में दूसरे दिन जारी रही। मतलब जयपुर में ये चल रहा है कार्यक्रम, जिसमें दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ रेल सुरक्षा उपकरणों और कार्यप्रणालियों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह कार्यक्रम तीसरी बार भारत में आयोजित किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि 18वीं UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? भारत में। और भारत में इससे पहले कितनी बार आयोजित हो जाता है? कम ही चांस है कि पूछ ले UIC के बारे में, लेकिन हम उसको अपने करंट अपडेट में अपडेट रखते हैं कि UIC क्या है। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारत सरकार द्वारा समय समय पर किया जाता है। आयोग को मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था और समय समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है। भारत के वर्तमान 22वें वित्त आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हुआ है। विधि आयोग ने अब तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो विधि आयोग से संबंधित ये कुछ डाटा हैं जो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है।
इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिसमें सदस्य सचिव सहित होते हैं। पदेन सदस्य के रूप में विधि कार्य विभाग के सचिव काम करते हैं। पदेन सदस्य के रूप में विधायी विभाग के सचिव और अंशकालिक सदस्य 5 से अधिक नहीं होते हैं। तो ये इसका जो है अध्यक्ष हैं कौन कौन रहेंगे ये है। और विधि आयोग कब बना था, विधि आयोग ने अब तक कितने रिपोर्ट दिए हैं, और विधि आयोग के कार्यकाल को अगस्त 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी, ये बढ़ाते रहते हैं उनके हिसाब से, कार्य के हिसाब से, है ना। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विधि आयोग है क्या, विधि आयोग के बारे में छोटी सी जानकारी रखते हैं, परीक्षा उपयोगी है। अगला देखते हैं, भारत और सिंगापुर UPI पे नाउ लिंक का लॉन्च किया गया है भारत और सिंगापुर के बीच। सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ आज पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च हुई है। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया गया है, पूछ सकता है। अगला देखते हैं, ऑपरेशन दोस्त। NDRF और भारतीय सेना ने एक साथ तुर्की में आए भयंकर भूकंप में सहायता के लिए विशेष अभियान चलाया था। तो ऑपरेशन दोस्त जो है इस साल एकदम बिल्कुल लाइमलाइट में रहेगा, और किसी भी परीक्षा में एक न एक प्रश्न इससे ज़रूर बनेंगे। और एक और जो करेंट अफेयर है सिंगापुर वाला, ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया गया है ना। और सिंगापुर जो है पहला देश बन गया है। तो जो पहला होता है अंतिम होता है, इसके बारे में पूछा ही जाता है। अगला देखते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नागपुर महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। इस पार्क का नाम अनुभूति दिव्यांग पार्क रखा गया है। इस पार्क में सभी 21 प्रकार के दिव्यांगता के लिए अनुकूलित सुविधाएं होंगी। इसमें स्पर्श और गंध उद्यान, हाइड्रोथेरेपी इकाई, जल चिकित्सा, मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के लिए स्वतंत्र कक्ष, माँ जैसी सुविधाएं शामिल है। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को पारित किया था। यह कानून दिव्यांगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। यह दुनिया का पहला समावेशी दिव्यांग पार्क है। कहाँ ये खुलेगा? महाराष्ट्र के नागपुर में। याद रखिएगा, जो नया खुलता है कुछ अनोखा खुलता है, और जिसमें शासन सरकार का हाथ है, उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। इसमें कई पॉइंट हैं जो प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, या सारे को मिलाकर बनाया जा सकता है प्रश्न। अगला देखते हैं, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी SVSM NM ने 28 फरवरी 2023 को INS सिकरा में आयोजित एक औपचारिक परेड के दौरान वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह PVSM AVSM VSM ADC से फ्लैग ऑफिसर पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। तो पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने लिया है? दिनेश के त्रिपाठी जी ने। दिनेश के त्रिपाठी सैनिक स्कूल रीवा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र रहे हैं। 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया।